अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया नज़ीर। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आज बहुत सी अहम स्टोरीज डिस्कस करेंगे जिस पर तज्ज़िया और तबसरे भी होंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे अपनी टॉप स्टोरीज से और आज की टॉप स्टोरीज शामिल करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो गज़ा में इस वक्त सूरत हाल है और जिस तरह से इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। हमास पर पहले इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिसके बाद कुछ नए हक़ाइक़ भी सामने आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज मुआवजा किस तरह से जारी है। और क्रिकेट पर तो हमने बात करनी ही है, जो पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है, मुसलसल 3 शिकस्त का जो मज़ा चख चुकी है, उसके बाद पाकिस्तानी टीम की क्या पोजीशन है। बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जिस तरह से उनकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी की जाती है, तमाम तर सिचुएशन पर हम पाकिस्तान लाइव में बात करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करेंगे अब से कुछ देर बाद नवाज शरीफ के अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस के हवाले से भी समाअत होने जा रही है। उसमें क्या चैलेंजेस हैं PMLN को, उसकी बात भी करेंगे। जबकि नून लीग पर पीपल्स पार्टी खासी तनकीद कर रही है, क्यों कर रही है तनकीद, उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाएंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि PIA में क्या मामला चल रहे हैं। जी मारिया। जी हाँ, PIA की भी बात करेंगे, साथ ही साथ फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर है। क्या वजूहात हैं और क्या हल है, ये तलाश करेंगे हम पाकिस्तान लाइव में। सबसे पहले अहम खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस है। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत और अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बिल्कुल। इस हवाले से तफसीलात आप तक पहुँचाएँ तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वकला के साथ अदालत पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में आज तक की तौसीक़ की थी। कमर अदालत में दाखिला खसूसी पासेस से मशरूत है। नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद हैं। कानूनी टीम के साथ मुशावरत की जाएगी और आपको ये बताएँ कि आज ये अहम समाअत होने जा रही है। और अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में आज तक की तौसीक़ की थी। गुज़िश्ता समाअत की बात करें तो नवाज शरीफ एहतसाब अदालत भी पेश हुए। एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, जहाँ पर ये तौसीक़ हुई 26 तारीख का कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खसूसी बेंच इस पर समाअत करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वकला के साथ अदालत में पेश होंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में आज तक की ये तौसीक़ की थी। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस हैं, जिसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। और तफसीलात के मुताबिक ये कहा गया है कि खसूसी बेंच जो है इन दरख्वास्तों पर आज अहम समाअत करने जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वकला के साथ अदालत में पेश होंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में आज की तौसीक़ की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस का केस है, जिसमें अहम समाअत आज होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद वहाँ पर नवाज शरीफ वकला टीम के हमरा पेश होंगे और मरी से वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता समाअत की बात करें तो एहतसाब अदालत में समाअत हुई। एहतसाब अदालत के बाद ये समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर यह कहा गया कि 26 अक्टूबर तक ज़मानत में तौसीक़ की जाती है। ऐसा ही अली। और साथ ही साथ आज की समाअत में ख़ास बात यह है कि अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। नया प्रोसिक्यूटर है, वो इस समाअत में अदालत को आगाह करेगा। और कुछ देर बाद ये समाअत होगी। नवाज शरीफ जो कि मरी में क़याम पजीर हैं, 3 रोज़ा क़याम है, उनके साथ शहबाज शरीफ भी मौजूद है, मरीम नवाज़ भी मौजूद है, दीगर लीगी कायदीन भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त की अपडेट है कि नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद और अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस हैं जिनमें सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं। अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में आज तक की तौसीक़ की थी, तो इस तरह आज उन्हें एक दफ़ा फिर अदालत पेश होना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत और अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत आज एक बार फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वकला के साथ अदालत में पेश होंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में आज तक की तौसीक़ की थी। पहले 24 अक्टूबर तक की तौसीक़ की गई थी और अब दोबारा उनको तौसीक़ मिली थी। 24 अक्टूबर को भी वो अदालत में पेश हुए थे और आज एक बार फिर वो अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच इन दरख्वास्तों पर समाअत भी करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने वकला के साथ अदालत में पेश होंगे। वो इस वक्त मरी में हैं और मरी से निकल चुके हैं और अपने काफ़िले के हमरा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो आज मुमकिन तौर पर लाहौर वापस रवाना हो जाएंगे। अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत आज एक बार फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का
खुसूसी बेंच इन दरखास्तों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। और नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में आज तक की तौसीह थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस का ये मामला है और इन्हीं केसेस में नवाज शरीफ आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। और वो जब से वतन वापस आए हैं ये उनका दूसरा विजिट होगा हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इससे पहले वो 24 अक्टूबर को हाई कोर्ट में पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 21 अक्टूबर को वो वतन वापस आए थे, जिसके बाद वो 24 को पेश हुए और आज एक बार फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर आज जुमेरात है, आज पेश होंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल सईद अब्बासी। आदिल सईद अब्बासी, ये बताइएगा कि कब शुरू होगी है समाअत बाकायदा तौर पर? देखिए, अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में जो सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें थी उन पर समाअत 2:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी खसूसी बेंच जो है वो 2:30 बजे इन केसेस की समाअत करेगा। इसके अलावा जो नवाज शरीफ की जानिब से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त थी उसमें भी आज तक तोसी की गई थी और उस दरख्वास्त पर भी समाअत जो है वो 2:30 बजे होगी। 2:30 बजे का वक्त रखा गया है इस नवाज शरीफ के दरख्वास्तों पर समाअत के लिए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले की इजाजत नहीं है। खसूसी पासेस जो हैं वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए हैं, जिस पर एंट्री होगी। जो जिसके पास वो पास होगा सिर्फ वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका दाखिला हो सकेगा। इसमें 30 जो हैं वो कोर्ट रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा 10 अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वकला जो होंगे, हुकूमती वकला, वो भी अदालत में जा सकेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ के साथ 15 वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने की इजाजत होगी। सिर्फ यही पासेज जो हैं वो बनाए गए हैं। उसके अलावा किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले की इजाजत नहीं है। गुज़िश्ता समाअत जो हुई थी उस पर शदीद बदनज़मी जो है वो देखी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी सूरत हाल के पेश नज़र इस बार सख्त सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है और खसूसी पासेज जो हैं वो भी बनाए गए हैं। जी अच्छा आदिल, ये भी अपडेट कीजिएगा कि आज की समाअत में नवाज शरीफ का पेश होना लाजिम है ज़ाती तौर पर, कि उनकी कानूनी टीम भी पेश हो सकती थी? देखिए, आज जो उनकी फांसी जमानत की दरख्वास्त है उसके लिए उनका पेश होना लाजिम है, क्योंकि फांसी जमानत आज तक उनकी तौसीह की गई थी उसमें, लिहाजा वो पेश होंगे तो मजीद उन्हें जमानत जो है वो मिल सकेगी। लिहाजा उस दरख्वास्त के लिए इनका पेश होना जो है वो लाजिम है। जो सजा के खिलाफ अपीलें हैं उनमें भी नवाज शरीफ आज पेश होंगे। ताहम जो नवाज शरीफ है अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। 2:30 बजे का वक्त रखा गया था यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि 2:30 बजे तक दीगर जो रूटीन के केसेस होते हैं 2 रुकनी बेंच वो रूटीन के केसेस खत्म करेगा 2:30 बजे और उसके बाद नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ जो अपीलें हैं और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त है उन पर समाअत हो सकेगी। ठीक है आदिल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें किरण खान ने भी ज्वाइन किया है, वो अदालत से बाहर इस वक्त मौजूद है। वहाँ क्या मनाजिर हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, उनसे जान लेते हैं। किरण खान, बताइएगा कि अदालत के बाहर कैसे इंतजाम देख रही हैं आप? क्या आज भी कारकुनान की तादाद वहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अगर सिक्योरिटी और कारकुनान के हवाले से बताऊं तो यहाँ पर सिक्योरिटी के तो सख्त तरीन इंतजाम किए ही गए हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लीग के जो कारकुनान हैं उनकी आमद का भी वक्फे वक्फे से सिलसिला जारी है, जो पेट्रोलियम की सूरत में आते हैं। और साथ ही साथ जो लीगी रहनुमा हैं और वो भी बड़ी तादाद में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जिनमें हिना रूबानी और दीगर जो इस तरह के उनके कारकुनान हैं। कैप्टन सफ्तर को हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी तरह से जो यहाँ के मुकामी लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बताऊँ तो यहाँ पर हारदार तारे लगाई गई हैं, बिल्कुल बिना चेकिंग के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और एक सिक्योरिटी लिस्ट जो बनाई गई है, आज भी पासेस जारी किए गए हैं, वही बीट रिपोर्टर्स हैं अंदर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो लीगी कारकुनान रहनुमा आ रहे हैं उनकी भी एक लिस्ट अवेलेबल की गई है, उनको देखकर चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जी ठीक है, रुख करते हैं साकिब सैयद का, मिनिस्टर इंक्लेव के बाहर मौजूद है, वहाँ से क्या मनाजिर वो देख रहे हैं उनसे जान लेते हैं। साकिब सैयद, ये कहिएगा कि कब रवाना होंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब यहाँ से, और क्या यहाँ पर भी कारकुनान मौजूद हैं बाहर?
जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बता चलूँ, मियां नवाज शरीफ जो है मरी से इस्लामाबाद पहुंचे और डायरेक्ट मिनिस्टर एनक्लेव में वो मिनिस्टर कॉलोनी में क़याम करेंगे। उनकी कानूनी टीम उनके साथ मौजूद है और वो कुछ मशावरत के बाद कुछ देर बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे। जैसे कि अगर कारकुनान की बात की जाए तो मिनिस्टर एनक्लेव के बाहर फ़िलहाल तो कोई कारकुन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप बता चलूँ, आज जो एवन फील्ड और अल अजीज़ा रेफरेंस की जो अपीलों की बहाली के दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। खसूसी बेंच जिसमें से दो सीनियर जज जो है जज जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन सेब इस केस की समाअत करेंगे। समाअत का वक्त जो है कल जो है 2:30 बजे का दिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि समाअत जो है 3 बजे के करीब होगा। इस वक्त पे मियां साहब जो है वो मिनिस्टर एनक्लेव में मौजूद हैं और कुछ देर बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवाना होंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में सिक्योरिटी काफ़ी सख्त की गई है। तकरीबन 1200 के करीब FC और इस्लामाबाद पुलिस के जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात की गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि पिछली समाअत में जो है काफ़ी रश लग गया था और काफ़ी मुश्किलात थी, क्योंकि समाअत जो है वहाँ पे शुरू आधे घंटे की ताख़ीर हो गई थी, जिसकी वजह से आज ज़रा सख्ती की गई है। 15 जो लीगल टीम है मुस्लिम लीग नून की, जो नवाज शरीफ की लीगल टीम है, वो उनके पासेस बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जनरल एडवोकेट के तकरीबन 10 पासेस बनाए गए हैं और जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके लिए तकरीबन 30 सहाफ़ियों को इजाज़त दी गई है, वो अंदर जो कमरा अदालत में मौजूद होंगे। और सख्त सिक्योरिटी की वजह से कुछ कारकुनान को अदालत से कुछ दूर रखा गया है और जो कारकुनान की जानिब से मियां नवाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी भी की गई है और कुछ रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से आबिद शेर अली भी मौजूद हैं, हनीफ अब्बासी भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ हिना भट्ट भी जो है कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं। मियां नवाज शरीफ जो है कुछ देर बाद अपनी लीगल टीम के हमरा। ठीक है साकिब, ये बताइएगा कि मिनिस्टर एनक्लेव में कौन कौन मौजूद है? क्या वहाँ पर भी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं? उनकी कानूनी टीम से मुशावरत वहाँ पर चल रही है? और ये बताइएगा कि क्या मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ भी साथ हैं उनके? देखिए, अभी इस वक्त पे तो हम मिनिस्टर एनक्लेव में मौजूद है। तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट पहले जो है मियां नवाज शरीफ जो मिनिस्टर एनक्लेव में दाखिल हुए। कुछ सीनियर जो उनकी रहनुमा है वो नवाज शरीफ के साथ वो भी अंदर दाखिल हुए हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो जो है इनके साथ हमरा मौजूद नहीं। ठीक है साकिब सैयद, आपने तफसील अपडेट किया। आपसे कुछ देर बाद वो रवाना होंगे और अब 3 बजे का वक्त सामने आ रहा है कि 3 बजे इस पर समाअत होने जा रही है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद सामने आई है। उसका जिक्र करें तो कहा यह गया है कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा बार बार दोहरा रही है। फैसल करीम कुंडी ने लीग की क़यादत को आड़े हाथों लिया और कहा कि नवाज शरीफ ने सारी बातें तो कर ली, लेकिन इलेक्शन की बात कोई नहीं की। बेनज़ीर एक आमिर को ललकार कर वतन वापस आई थी। नवाज शरीफ रियासती प्रोग्राम पर पाकिस्तान आए थे। ये कहा गया है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को कहा गया कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा बार बार दोहरा रही है। फैसल करीम कुंडी ने लीगी क़यादत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं नवाज शरीफ ने सारी बातें कर ली, लेकिन इलेक्शन की बात नहीं की है। बेनज़ीर एक आमिर को ललकार कर वतन वापस आई थी। नवाज शरीफ रियासती प्रोग्राम पर पाकिस्तान आए हैं, तो ये तनकीद है जो कि पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं जब से नवाज शरीफ की वापसी की बातें की जा रही थी तब से ये तनकीद की जा रही थी और अब वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी सख्त ये तनकीद होती जा रही है। ठीक है, इसी पर बात कर लेते हैं। मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने ज्वाइन किया है। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही है नून लीग के ऊपर। पहले तो ये वजह बता दीजिएगा कि क्यों आप उनको लाडला कह रहे हैं, उन पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है आपको नहीं मिल रही है। आप ये कह रहे हैं कि उनको मुसल्लत किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर। अगर ऐसी बात ही तो फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या आप उनको इक़्तिदार में भी देख रहे हैं मुस्तकबिल में? जी हसन मुर्तज़ा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हसन साहब, सुन पा रहे हैं आप? हसन मुर्तज़ा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पर वो शदीद तनकीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी फैसल करीम कुंडी ने खासी बरहमी का इजहार किया। हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
ठीक है हसन साहब, ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं और उनको मुसल्लत किया जा रहा है, तो फिर क्या हम ये समझ सकते हैं कि आप उनको फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इक़्तिदार में भी देख रहे हैं? देखिए जी, इक़्तिदार मिलना ना मिलना ये तो अल्लाह ताला के पास है। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को इक़्तिदार दिलवा सकती है, ना उसका इक़्तिदार छीन सकती है जी। जो चीजें, जो हालात हम देखते हैं वो हम जरूर शेयर करते हैं कि ये चीजें जो हम देख रहे हैं ये शायद कुछ स्पेशल है, ये सबके लिए नहीं है। मसलन पंजाब हुकूमत का, पूरी हुकूमत का, जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, आर्जी है, उन्हें पता है कि हम आर्जी हैं, हम सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो उनकी जो सजाएं हैं उनको मुअत्तल किए जा रहे हैं। अगर अदालतें मौजूद हैं, आजाद अदलिया है, अगर उसको हमें यकीन है तो वो सजाएं अदलिया को मुअत्तल करनी चाहिए, ना कि पंजाब हुकूमत। चलो पंजाब हुकूमत कर सकती है, आईनी इख्तियार है उसके पास, तो वो इलेक्टेड हुकूमत को है। इन हुक्मरानों को तो कतल नहीं है, इन्हें तो इखलाकन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि एक शख्स आता है, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह है, वो वजीर आजम रहे हैं 3 दफा, उनको एयरपोर्ट के ऊपर उनके बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं जी, नादरा वाले वहाँ मौजूद हैं, फ्लांस डिपार्टमेंट, ये चीजें जरा स्पेशल फील होती हैं जी। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी तो ये अक्सर कहती थी कि मियाँ साहब अब आएँ पाकिस्तान वापस आएँ, आके अदालतों का सामना करें। नून लीग तो कह रही है कि वापस भी आ गए, अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि हमें तो जिला वतन कर दिया गया था, नाअहल कर दिया गया था। नहीं कर रहे ना जी, अदालतों का सामना तो नहीं कर रहे। अदालतों का सामना है कि पंजाब हुकूमत उनकी सजा मुअत्तल कर रही है जी, अदालत ने की है सजा उनकी मुअत्तल, और फिर उन्हें तो जरा बड़ा दिल करना चाहिए, उन्हें इस तनकीद को अपनी इस्लाह के लिए समझना चाहिए कि हमारी इस्लाह चाहते हैं, हम उनके साथी रहे हैं, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने ये कहा कि हम किसी के कंधों पे बैठ के नहीं आएंगे, हम इस सिस्टम को मजबूत करेंगे। आज फिर अगर कंधा इस्तेमाल करके हमने आना है तो किस मुंह से हम ये सिस्टम मजबूत करेंगे, क्या कर लेंगे? ये तो फिर वही हुआ ना कि 2013 में ये आ गए, 2018 में इमरान खान साहब को लाया गया, अब 2023 में ये फिर कहें कि हमें कोई उठा कर ले आए। इस तरह नहीं होना चाहिए। सियासत है, उसको हमें सियासी इस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। हसन साहब, अगर आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब सोलो फ्लाइट पर जा रहे हैं, तो इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये बात की है कि हम नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द जरदारी साहब से मुलाकात भी करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें हैं वो मिलकर चलें और हुकूमत भी मिलकर बनानी चाहिए। हम तो कहते हैं कि इन्हें मुज़ाकरात सियासी जमातों से ही करने चाहिए, इन्हें मुज़ाकरात अपने इत्तेहादियों से ही करने चाहिए, इन्हें मुज़ाकरात उन्हीं से करने चाहिए जो इनको 3री दफा वज़ीर आज़म बनाने वाले हैं, इन्हें उन्हीं से मुज़ाकरात करने चाहिए जो 4थी दफा इनकी पाकिस्तान में आमद को यकीनी बना रहे हैं। हम तो कहते हैं, हम कब कहते हैं कि सियासतदानों से मुज़ाकरात ना करें? हम तो कहते हैं कि सियासतदानों से मुज़ाकरात करें, सियासत करें। ये सियासत नहीं है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे मुल्क का। आज अब देखें, अगर महंगाई होती है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खाते में पड़ जाती है। आज अगर डॉलर कंट्रोल होता है तो सारे हिस्से की एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है। बेहतरी हो एस्टेब्लिशमेंट के खाते, नाकामी हो सियासतदानों के खाते। तो क्यों हम अपना खाता खोल रहे हैं? हमें वो खाते बंद करने चाहिए और हमें अवाम का खाता खोल के सियासत करनी चाहिए। अवाम हमें क्रेडिट भी दे, अवाम हमें डिस्क्रेडिट भी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन मुर्तज़ा साहब, हमारे साथ है कि बिल्कुल मिलकर करना चाहिए और आवाम का सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो ये तो था पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, जिस पर अली आपने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू की है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कौमी अदारे जो कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वाजिबात की अदायगी के बावजूद कौमी एयरलाइन की 49 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। ज़रा के मुताबिक अदायगी के बाद PIA के मखसूस तैयारों को ईंधन फराहम किया जा रहा है। कराची इस्लामाबाद 5, कराची तुर्बत की 2 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। कराची लाहौर 4, कोयटा से 1, कराची से सक्कर जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। तो ये हालात हैं इस वक्त कौमी एयरलाइन के परवाज़ें जो हैं वो मनसूख होती जा रही हैं।
बिल्कुल, ज़राए का बताना है कि अदायगी के बाद PIA के मखसूस तैयारों को ईंधन फराहम किया जा रहा है। कराची इस्लामाबाद 5, कराची तुरबत की 2 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। कराची लाहौर 4, कोयटा से 1, कराची से सखर जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। PIA के माली बहरान का ये मामला है। आपको बताएं इस हवाले से कि वजारत ख़जाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA हुकाम मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हुकूमती ज़मानत पर PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। बैंकों से हुकूमती कर्जे पर आइंदा 2 से 3 रोज़ में हतमी फैसला भी मुतवक्के है। साथ ही साथ कर्ज मिलने की सूरत में मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और ज़्यादा रेवेन्यू सेक्टर पर परवाज़ों की तादाद बढ़ाई जाएगी। कर्ज के हसूल से माली मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ इदारों ने PIA की निजकारी को नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बहाल और फ़ाल करने के लिए बड़े फैसले करने की तजवीज़ दी गई है। आपको इस हवाले से बताएं कि कौमी एयरलाइन को बैनुल अक़वामी तरीक़ाकार के तर्ज पर प्राइवेटाइज किया जाएगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक PIA का यौमिया नुकसान 50 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जबकि PIA का कर्ज बढ़कर 435 अरब हो गया है। 10 साल में इदारा कौमी ख़जाने को 7 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुँचा चुका है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इदारों ने PIA की निजकारी को नागुज़ीर करार दे दिया है और कहा गया है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बहाल और फ़ाल करने के लिए बड़े फैसले करने की तजवीज़ दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़। अब्दुल्ला हफीज़, बहुत शुक्रिया PNN को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अहम सवाल यही है कि जो हुकूमती ज़मानत पर PIA की बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की जो उम्मीद है, इस उम्मीद के हवाले से बताइए और ये बताएगा कि क्या ये मुस्तकिल हल है इसका? बहुत शुक्रिया। देखें, मुस्तकिल हल तो ये है कि PIA के जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा प्रोसेस हुकूमत पाकिस्तान ने अभी शुरू किया है, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए ताकि इस तरह की किसी किस्म की ट्रांचेस की जरूरत ही नहीं पड़े। PIA अपने वसाइल से अपने ऑपरेशन चलाने के लिए तो वो खुद कफील है, लेकिन जो पुराने कर्जा जात की अदायगी और प्लस उन पे जो सूद है वो PIA की बिसात से बहुत बाहर है। तो अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान अब करना चाह रही है, तो PIA के लिए अपना ऑपरेशन जो है वो जारी रखना बहुत आसान होगा और इस तरह की ट्रांचेस की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, फाइनेंसिंग हासिल करना वो एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस का हिस्सा है। आप नॉर्मली पैसे जो है वो फाइनेंस से हासिल करते हैं, उनसे अपना ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं और साथ साथ उतारते जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पर फाइनेंसेस हासिल करना ताकि आप अपने डे टू डे एक्सपेंस चला सकें, एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ इकदाम लिए जाने जरूरी। अच्छा अब्दुल्ला, अगर तो ये रकम मिलती है तो क्या लगता है कितना वक्त निकाल लेगी ये? देखें, ये फंड्स जो थे हमें काफ़ी अरसे से मुतवक्के थे, ये और प्लस कुछ और फंड्स हमारे पाइपलाइन में जो कि हमारे अपने हैं, वो हमें जब दस्तयाब होंगे तो इससे हमें अपने ऑपरेशन की बहाली के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है। जब आपका ऑपरेशन बहाल हो जाएगा तो आपके अपने रेवेन्यूज इतने अच्छे हैं कि आप अपने ऑपरेशन को आगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेन कर सकें। जी। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताएगा कि इस अमाउंट पे जो है वो हुकूमती ज़मानत है, तो क्या आपको लगता है कि बैंक को ये पैसा वापस कर पाएगी PIA? देखें, PIA ने कभी किसी बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं किया। PIA के ऊपर जितने भी कर्जा चाहते हैं PIA उनको बाकायदगी से अदा करती रहती है। हुकूमत पाकिस्तान की कुछ एक गारंटी लिमिट है जो कि सॉवरेन गारंटी है, जो कि एक कायम की गई है PIA को चलाने के लिए। उस गारंटी की लिमिट के अंदर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मौजूद था, जिसके अंदर से ये फंड्स हासिल किए जा रहे हैं और ये PIA अपने वसाइल से ही वापस करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद बहुत सी खबरें पाकिस्तान लाइव का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। और ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत हुई है। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक भी शरीक थे। मरियम औरंगज़ेब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अताउल्ला तारड़ भी इस मुशावरत में शामिल थे। मुशावरत में नवाज शरीफ की कानूनी टीम भी शरीक थी और नवाज शरीफ की कानूनी और सियासी उमूर पर रहनुमाओं से ये मुशावरत हुई है। कानूनी टीम के इजलास में केसेस की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई है। नवाज शरीफ की कानूनी टीम को केसेस का फैसला मेरिट पर लेने की हिदायत की गई है। ये ज़राए बता रहे हैं नवाज शरीफ कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो जाएंगे।
मुशावरत में नवाज शरीफ की कानूनी टीम भी शरीक थी। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ की कानूनी और सियासी अमूर पर रहनुमाओं से ये मुशावरत हुई है। 3 बजे का वक्त दिया गया है समाअत के हवाले से। पहले 2:30 बजे का वक्त था, अब 3 बजे का वक्त सामने आ रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत हुई है। तफसीलात जानते हैं, ज्वाइन किया नुमाइंदा खसूसी सद्दीक साजिद ने। सद्दीक साजिद, क्या तफसीलात हैं? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद से पहले साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की है और इस मुशावरती अमल में साबिक़ वज़राए सागदार ख्वाजा आसिफ आज़म नज़ीर तारिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, तारड़ भी शरीक हैं। कानूनी जो टीम थी उसने नवाज शरीफ को जो केसेस हैं उसके हवाले से कानूनी और सियासी अमूर पर जो है वो ब्रीफिंग दी और ये बात बताई है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल अज़ीज़िया रेफरेंस, एवन फील्ड रेफरेंस के जो केसेस हैं उसमें जो है वो वाज़ेह तौर पर रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। नवाज शरीफ की कानूनी टीम को केसेस का फैसला मेरिट पर लेने की हिदायत भी सामने आई हैं और अब से थोड़ी देर बाद नवाज शरीफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है सदीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। मुशावरत में नवाज शरीफ की कानूनी टीम भी शरीक है और उनसे कानूनी मुशावरत भी की गई है कि किस तरह से केसेस को आगे लेकर चला जाएगा। और अभी कुछ बात करें, इस्राएली फ़ौज ने गज़ा पर बड़ा हमला करने का दावा कर दिया है। गज़ा में शहादतों की तादाद अब 6,500 से तजावुज़ कर चुकी है। इस्राएली फ़ौजी रेडियो के मुताबिक गज़ा में हमले का मकसद हमास की पोजीशंस को निशाना बनाना था, जबकि दूसरी जानिब खलीजी मीडिया का कहना है कि गज़ा के इलाके तल अलवा में इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई हमला भी किया गया है। बमबारी के बाद आग लग गई थी, ताहम उसमें कोई जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। इसराइली बमबारी से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6,546 हो गई है, जिनमें 50% से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। तो अफसोसनाक खबरें आ रही हैं गज़ा से और इसराइली फ़ौज ने गज़ा में बड़ा हमला करने का दावा कर दिया है। गज़ा में शहादतों की तादाद बताया जा रहा है कि 6,500 से तजावुज़ कर चुकी है। गज़ा में ज़मीनी हमले की तैयारियां भी कर रहे हैं। ये इसराइली वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि ज़मीनी हमले का मंसूबा बना लिया गया है, जबकि यरग़माली को वापस लाने के लिए हर इक़दाम भी करेंगे। दुनिया भर की मज़म्मतें बेसूद इसराइल किसी खातिर में नहीं ला रहा है। इसराइल ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों को गज़ा खाली करने की धमकी दे दी है। गज़ा के शहरी जुनूब की तरफ चले जाएं, इसराइल की जानिब से ये हिदायत भी दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हम गज़ा पर ज़मीनी हमले की तैयारियां भी कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ये दावा किया गया है। नेतन्याहू कहते हैं कि जो यरग़माली हैं उनको वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी कर रहे हैं। दुनिया भर की मज़म्मतें बेसूद हैं और इसराइल ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों को गज़ा खाली करने की धमकी दे दी है। गज़ा के शहरी जुनूब की तरफ चले जाएँ, इसराइल की जानिब से ये हिदायत दी गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा कि इसराइल की जानिब से अल्टीमेटम दिए जाते रहे कि आपके पास इतना वक्त है, आप गज़ा को खाली कर दें। एक दफ़ा फिर ये अल्टीमेटम दिया गया है और बाकायदा तौर पर हिदायत की गई है, लेकिन जो फ़लस्तीनी हैं वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं और उनका जो जज्बा ईमान है वो किसी सूरत कम नहीं हो रहा और वो अपना घर, अपनी जगह छोड़ने को राज़ी नहीं है। तो अभी इसराइल की जानिब से इस अल्टीमेटम को सिर्फ अल्टीमेटम समझा जाए या मज़ीद आपको लग रहा है कि सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब हो सकती है और जो कह रहे हैं कि ज़मीनी हमला भी कर रहे हैं, ज़मीनी रास्तों से पेनिट्रेट कर जाएंगे गज़ा में? जी बहुत शुक्रिया। जी जिस तरह आपने बताया कि जो इंसानी सूरत हाल है वो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक नस्ल कुशी का एक बड़ा जामिया मंसूबा है, जिसमें इसराइल को जो मगरबी ताकतें उनकी मुकम्मल तौर पर सिफारती, दिफाई और माली मावनत और सपोर्ट डेली बेसिस पे हासिल। दूसरी बात यह है कि जो तकरीबन 6,500 से कुछ ज़्यादा जो शहादतें हुई हैं वो इंतहाई अंदोहनाक हैं, लेकिन अब जो बाकी वहाँ की 22 लाख आबादी है उसकी जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक इस वजह से है कि उनके पास भी पानी, खुराक, अद्वियात का ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो एक्चुअली इस वक्त 22 लाख लोगों की जानें खतरे में हैं। सिर्फ जो लोग जो बमबारी से हलाक हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं उनका मसला नहीं है, बल्कि जो 22 लाख लोग अभी तक जिंदा हैं वो भी, उनकी जिंदगियां भी भूख और अफलास और बीमारी और वबा के हवाले से शदीद खतरे से दो चार हैं। और जहां तक बैनुल अक़वामी बरादरी का ताल्लुक है तो आपसे शेयर करता चलूं कि तकरीबन अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 35 कारकुन जो हैं वो इसराइली बमबारी में हलाक हो चुके हैं। तो इसराइल तो गज़ा के
फ़लस्तीनियों के अलावा इवन अक़वाम मुत्तहिदा के जो रिलीफ वर्कर हैं उनको भी हलाक कर रहा है। आप जानते हैं कि अल जज़ीरा के जो ब्यूरो चीफ हैं उनकी पूरी फैमिली शहीद हो गई है। तो तकरीबन 15 से 16 जो है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इसमें शहीद हो चुके हैं। तो बात दरअसल ये है कि जो इंसानी और कानूनी और सिफारती नाकामियां हैं वो तो दुनिया के सामने आया हैं। अब हम जंग की बात करते हैं कि जंग की जो डायरेक्शन है, जो हिकमत अमली है, वो यूं नजर आ रहा है कि एक हफ्ते से ये फैसला जमीनी जंग करने का जो इसराइली वजीर दिफा है वो तो कर चुके हैं, लेकिन उसमें जो वक्त उन्होंने लिया है उसका मकसद ये था कि अमेरिका की सिफारती और दिफाई इमदाद इस हद तक इस खित्ते में पहुंच जाए कि अगर कोई और तंजीम या हमास से हमदर्दी रखने वाला ग्रोह या ग्रुप इस जंग में शामिल होता है या हमास की मदद करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ अमेरिका एक दिफाई निज़ाम इसराइल को प्रोवाइड कर सके, इसलिए वो जंग में थोड़ा तवक्कुफ कर रहे थे। लेकिन शायद मोहम्मद अली साहब यही रीज़न है कि जो मिस्र है वो उस तरह से खुलकर मदद नहीं कर पा रहा है। जो करीबी बॉर्डर लगते हैं, जो नेबर्स हैं वहाँ पर गज़ा के साथ, बॉर्डर्स के साथ अटैच हैं, वो मदद नहीं कर पा रहे, इवन वो बॉर्डर्स नहीं खोल पा रहे हैं अपनी इमदाद के लिए कि इसराइल की जानिब से जो जारहाना पॉलिसी अपनाई जा रही है जिसमें डेफिनेटली अमेरिका की सपोर्ट उसको हासिल है कि जो भी मदद करने के लिए आएगा उसको नीस्तो नाबूद कर देंगे। इस तरह के बयानात भी सामने आते हैं इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से। देखें, आप अमेरिका की जो सपोर्ट है इसराइल को वो सिर्फ इस तरह नहीं है कि वो उनके खिलाफ जो करारदाद आती है वो अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो कर देता है, बल्कि आप इस बात को समझें कि वो तमाम हथियार जो इसराइल इस वक्त सिविलियन आबादी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो जंगी तैयारे, वो जेडैम बॉम्ब, वो प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन, वो तमाम तर अमेरिका उसको डेली प्रोवाइड कर रहा है। तो बल्कि वो इतना भी नहीं कह रहा कि जो हम हथियार आपको दे रहे हैं वो सिविलियन आबादी के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस अमेरिका बिल्कुल से ये तवक्को करना कि वो अच्छा मोहम्मद अली साहब, लास्ट क्वेश्चन, अभी आपको क्या लग रहा है करंट सिनेरियो सारा देखकर कि जंग की डायरेक्शन आने वाले दिनों में क्या हो सकती है? हाँ जी, जंग की जो नौयत है ना वो दो ट्रेंड आपको नजर आ रहे हैं। एक तो ये है कि देखें ये फैसला जो है कि गजा पे जमीनी हमला इसराइली अफवाज ने करना है, ये उनकी काबीना कर चुकी है, लेकिन वो कब करना है इसका दारोमदार दो चीजों पे है। एक तो ये है कि वो जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की कि अमेरिका अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है इस खित्ते में, ताकि वो उन मुताहरिब ग्रोहों जिस तरह हिजबुल्ला है, हुती हैं और जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके अगर वो इस जंग में इसराइल के खिलाफ आने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो जमीनी जंग के हवाले से लार्ज स्केल टैंक्स और आर्मी जो मोबिलाइज इसराइल कर रहा है, ये एक डाइवर्जन है, ये स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन, ये असल हमला नहीं है। असल हमले के लिए ठीक है, डाइवर्ट किया जा रहा है सिर्फ ये, और जब डाइवर्ट स्ट्रैटेजी जब अपनाई जाती है डाइवर्जन वाली, तो हमला कहीं और से हो जाता है और ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं इस तरह की कुछ सिचुएशन पैदा ना हो। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, माहिर हैं वो बैनुल-अक़वामी अमूर के। तमाम तर सूरत हाल आपने जानी, आगे बढ़ेंगे और मज़ीद कुछ खबरें शामिल करेंगे। गज़ा से ही जहाँ अल जज़ीरा TV के ब्यूरो चीफ के घर पर इसराइली बमबारी हुई है और इस हमले में अरब सहाफ़ी की अहलिया, उनकी बेटी और बेटा शहीद हो गए हैं। इसराइली बमबारी में इसराइली बमबारी ने उनके घर को निशाना बनाया था। अल जज़ीरा ख़ानदान के कुछ अफराद पनागज़ीन कैंप में भी मुक़ीम होने पर बाल बाल बच गए हैं, जबकि अमेरिका ने कतरी वज़ीर आज़म को अल जज़ीरा TV की कवरेज को नरम करने का मुतालबा किया था। आप ही अपने पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे जिस वक्त उनकी बीवी और बच्चे घर पर थे। अरब सहाफ़ी ने सारा दिन इसराइली फ़ज़ाई हमलों की लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग की थी और ये अफसोसनाक खबर है कि वो पूरी फैमिली उनकी इन हमलों में शहीद हो गई है। हमले में अरब सहाफ़ी हैं जिनकी अहलिया, उनकी बेटी और बेटा शहीद हुए हैं और ये दिलखराश मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। अमरीकी अखबार ने इसराइल को अल अहली अस्पताल की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अस्पताल की तबाही के शवाहिद का जायजा भी लिया गया है और तहकीकात भी की गई हैं। तहकीकात में ऐसे शवाहिद सामने आए जिससे ये पता चलता है कि अस्पताल को गजा की बजाय इसराइल से निशाना बनाया गया है।
तो ये दावा सामने आया है, अमेरिकी अखबार ने किया है रिपोर्ट। इसराइल को अल अहली अस्पताल की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब मुताबिक से कहा गया है कि अस्पताल की तबाही के शवाहिद का जायजा लिया गया है, तहकीकात की गई हैं और तहकीकात में ये पता चल सका है कि अस्पताल को गजा से नहीं बल्कि इसराइल से निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान की फ़लस्तीन में इसराइली जाहिरियत की पुरज़ोर मज़म्मत। फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की बड़ी पैमाने पर पामालियाँ जारी हैं। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के दो तरफ़ा हल के लिए किरदार अदा करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ये हफ्तावार ब्रीफिंग है। वो कहती हैं कि फ़लस्तीनियों की तरह जम्मू कश्मीर के अवाम भी भारतीय जाहिरियत का शिकार हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सपोर्ट जारी रखेगा। आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जाहिरियत को 75 साल हो गए हैं। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी रह चुके हैं। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों की आज बरतानिया रवानगी है। अफगान पनाहगज़ीनों की बरतानिया रवानगी 12 खुसूसी परवाज़ों के जरिए होगी। सिविल एविएशन हुकाम का कहना है चार्टर्ड परवाज़ों का ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से ये तफसीलात सामने आई हैं। नादरा से गैर कानूनी गैर मुल्कियों ने जाली शनाख्ती कार्ड कैसे हासिल किए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी इस वक्त नुमाइंदा PNN साकिब सैयद के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी साकिब, बताइएगा। इस वक्त भी हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी साहब मौजूद हैं। जैसे कि बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, 4 दिन रह गए हैं गैर मुल्कियों को जो गैर कानूनी पाकिस्तान पे मौजूद हैं उनको निकाला जा रहा है। सर, क्या हिकमत अमली है, कैसे आप काम कर रहे हैं और नादरा में भी कुछ माजी में गलतियाँ हो चुकी हैं जो अभी भुगते हैं, उस हवाले से क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, नादरा में हम बड़े क्योंकि जो सिक्योरिटी ब्रीच है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डाटा का थेफ्ट जो है वो इटसेल्फ बड़ा क्राइम है और उसके लिए जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे और पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने लोग हैं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा तादाद में गैर मुल्की इधर H12 में रह रहे हैं, H13 की तरफ बहुत बड़ी आबादी है। सर, उसको किस तरह ये 4-5 दिन में ख़त्म करेंगे, क्या किया? देखिए, 4-5 दिन में तो ख़त्म करने की हमने बात नहीं की। 4-5 दिन तो वॉलंटियर रिटर्न पे, उसके बाद हम अपना एक्शन करेंगे। मे बी इट टुक अस 2 मंथ्स 3 मंथ्स, मे बी 1 महीने में हम कर लें। जी बिल्कुल, जैसे कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। नादरा में भी कुछ गलतियाँ हो चुकी है, उसको भी जल्द हम इसको अपने लाएअमल पे लेके आएंगे। जी, अब कुछ बात फ़िज़ाई आलूदगी की, तो फ़िज़ाई आलूदगी की अफरियत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि लाहौर के इलाके सेहत मरातिब अली रोड पर 277 AQR है। DHA फेज़ 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 रिकॉर्ड किया गया है। माल रोड की बात की जाए तो वहाँ पर 240 AQR रहा है। US काउंसलेट में AQR 245 तक रिकॉर्ड किया गया है। तो ये फ़ज़ाई आलूदगी है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। आलमी कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम अपना छठा मैच जुमा को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने जनूबी अफ्रीका का मुकाबला करने के लिए चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी किया। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 82 एक रोजा इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से 51 मैचेस में जनूबी अफ्रीका और 30 मैचेस में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल कर रखी है। दोनों टीमों के दरमियान एक मैच बेनतीजा रहा। वर्ल्ड कप मुकाबलों में दोनों टीमें 5 मरतबा आमने सामने आईं। 3 मैच जनूबी अफ्रीका जबकि 2 मैच पाकिस्तान टीम ने जीत रखे हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे, जबकि पाकिस्तान टीम 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। सेमीफाइनल मरहले तक रसाई के लिए पाकिस्तान टीम को अपने चारों मैचों में बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करना जरूरी हो गया है। चौधरी अशरफ, PNN लाहौर। आगे बढ़ेंगे। बाबर आजम की जानिब से बल्ले का तोहफा। अफगान क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने पाकिस्तानी कप्तान का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में रहमानुल्लाह गुरबाज ने बाबर आजम का हौसला भी बढ़ाया है। कहा है कि आप मजबूत रहें और चमकते रहें। रहमानुल्लाह गुरबाज ने ये कहा, पैगाम दिया है, ज़बरदस्त खिलाड़ी और शख्सियात की जानिब से बेहतरीन तोहफ़ा है। रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अफ़गान क्रिकेटर हैं, उन्हें बाबर आजम ने उनको तोहफ़ा दिया था और ज़बरदस्त खिलाड़ी और ज़बरदस्त शख्सियत है और उनको मजबूत रहने का मशवरा दिया। ये वो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं जो कि PSL खेलते रहे हैं, पाकिस्तान आकर खेले हैं और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, लाहौरियों की मेहमान नवाजी के बड़े दिलदादा निकले थे।
तो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग तो बड़ा इनकी है। अच्छा ये जेस्चर है, लेकिन जो अगर मैच की बात की जाए तो बड़ा धोया है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को, और कल एक बड़ा अहम मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, और होपफुली कि हम जीतें। मारिया, आप ओडीआई में अफगानिस्तान कभी नहीं जीता पाकिस्तान से, इवन T20 में कभी नहीं जीता होगा, तो ये जो अफगानी है इस जीत को बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि वन साइडेड मैच था कि हमने ये मैच जीता। और जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है उसी तरह अफगानी इस मैच को लेकर चलते हैं, जो राइवलरी की तरह लेते हैं। अच्छा, एक हमें ब्रेकिंग न्यूज़ का बताया जा रहा है, क्रिकेट पर तो हम बात कर ही रहे हैं, एक और अहम खबर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत कर रहा है। कमरा अदालत में दाखिला खुसूसी पासेस से मशरूत कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के भी बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी है, और टूल प्लाजा से नवाज शरीफ का ये जो स्क्वाड है ये दाखिल हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अब हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। तो जी, नवाज शरीफ अब से कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे, और ये आप बरह रास्त मनाजिर देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो नवाज शरीफ की हमरा ही आएंगी। यहाँ पर नवाज शरीफ भी आज पेश होंगे। लेकिन अभी ये खबर है, जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, शहबाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। ये गाड़ियों का वो काफ़िला जो कि साबिक वज़ीर आज़म के साथ मौजूद था। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे लेंगे। आदिल, बताइएगा, क्या सिर्फ अभी शहबाज शरीफ ही पहुंचे हैं अदालत में, बाकी मजीद कहाँ लीडर्स मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के, और नवाज शरीफ कब तक आएंगे? देखिए, नवाज शरीफ जो हैं अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जो अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत है अब से कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। शहबाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। इस वक्त उनके साथ एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक भी कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सेनेटर जो चौधरी तनवीर हैं वो भी अदालत में पेश हो चुके हैं, जो कमरा अदालत है वहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हनीफ उबासी भी कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ के लीगल जो हैं एडवाइजर आजम नजीर तारड़ वो भी कमरा अदालत में इस वक्त पहुंच चुके हैं। कारकुनान को इस बार अंदर आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने की इजाजत है जिनके पास। आदिल, सुन पा रहे हैं? आदिल जिस हुआ है उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, और आदिल जो बता रहे हैं कि खुसूसी पासेस दिए गए हैं ताकि जो भी लोग कमरा अदालत में आना चाहें उन वो पासेस के थ्रू आ सकेंगे। आपको याद होगा इससे पहले जो समाअत हुई थी 24 अक्टूबर को, तो बहुत मिसमैनेज हुई थी चीज़ें कमरा अदालत में, कारकुनान भी पहुंच गए थे, रहनुमा तो पहुंचे ही थे, तो जो चीज़ें मिसमैनेज हुई थी कि उम्मीद करते हैं पासेस भी चेक नहीं की जाते, अपनी मर्जी से लोग अंदर घुस गए थे और बड़ा ज़्यादा वहाँ पर बदनज़मी देखने में आई थी, और बहुत लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो चीज़ें मिसमैनेज हुई थी। मजीद जो भी खबरें होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो हम आप तक पहुँचाएंगे। अभी हम पाकिस्तान लाइव में शामिल करें एक ब्रेक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, एक बार फिर आपको पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में पेशी के लिए नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच कुछ देर बाद यह हम समाअत करने जा रहा है। कमरा अदालत में दाखिला खसूसी पासेस से मशरूत किया गया है। नवाज शरीफ की लीगल टीम के 15 एडवोकेट जनरल ऑफिस के 10 वकला को कमरा अदालत में दाखिल जो है उसके लिए पासेस जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के कड़े पहरे हैं। अदालत के बाहर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात की गई है। साबिक वज़ीर आज़म को पुलिस फुलगरा टोल प्लाजा से स्क्वाड करेगी। नवाज शरीफ ने कानूनी और सियासी अमूर पर रहनुमाओं से मुशावरत की है। कानूनी टीम ने इजलास में केसेस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इसके अलावा नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को केसेस का फैसला मेरिट पर लेने की भी हिदायत कर दी है। हम खबर आप तक पहुँचाएं, कमरा अदालत में दाखिला खसूसी पासेस से मशरूत कर दिया गया है और नवाज शरीफ अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के कड़े पहरे हैं, कमरा अदालत के बाहर भी, और या बाहर के मनाजिर देख रहे हैं,
और कमरा अदालत की जो सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कानूनी टीम ने केसेस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी है नवाज शरीफ को, और कानूनी टीम को उनके हमरा मौजूद है। अब से कुछ देर कबल एक इजलास भी हुआ है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। कमरा अदालत में दाखिला खुसूसी पासेस से मशरूत किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच कुछ ही देर में इस केस पर समाअत भी करेगा, और कमरा अदालत में दाखिला खुसूसी पासेस से मशरूत कर दिया गया है। नवाज शरीफ की लीगल टीम के 15 जबकि एडवोकेट जनरल ऑफिस के 10 वकला को कमरा अदालत में दाखिले के लिए पासेस जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के कड़े पहरे हैं। अदालत के बाहर पुलिस और एफसी की भारी नफरी भी तैनात है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पुलिस फुलगना टोल प्लाजा से स्कॉट करेगी, जबकि नवाज शरीफ ने कानूनी और सियासी उमूर पर रहनुमाओं से मुशावरत भी कर ली है। कानूनी टीम ने इजलास में केसेस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी है। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को केसेस का फैसला मेरिट पर लेने की हिदायत कर दी है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी पहुँचे हैं, और अब ये इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम आप देख सकते हैं। आयशा, हम देख भी सकते हैं किस तरह उनकी गाड़ी को कवर किया गया है। ये पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान है जिन्होंने हाथ में हाथ डाला हुआ, एक जंजीर बनाई हुई है और प्रॉपर उन्होंने इस गाड़ी को कवर किया हुआ है। और ये गाड़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल हो रही है, और आज हमें रश जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, 2 साबिक वज़रा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कमरा अदालत में दाखिला खसूसी पासेस के ज़रिए होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के कड़े पहरे भी नज़र आ रहे हैं। अदालत के बाहर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात की गई है। अदालत आमद से कबल नवाज शरीफ ने कानूनी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग उनको दी गई। कानूनी टीम ने केसेस की सूरत हाल पर उनको ब्रीफ किया। नवाज शरीफ की कानूनी टीम को केसेस का फैसला मेरिट पर लेने की हिदायत सामने आई है। और अब की खबर यह है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। 3 बजे का वक्त है समाअत के आगाज़ होने के हवाले से, और अब से कुछ देर बाद कहा यह जा रहा है कि इस समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। पिछली समाअत पर हमने देखा कि कुछ बदनज़मी देखने में आई, पासेस को भी नज़रअंदाज किया गया और कारकुनान भी कमरा अदालत में दाखिल हुए, और इस बार इस बात को यकीनी बनाया गया है कि पासेस को चेक करके और खसूसी लोगों को परमिशन दी जाएगी कि जो अदालत में जा सकते हैं। साथ हमने देखा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ से पहले अदालत में आते हैं, क्योंकि कल जब सिक्योरिटी इदारों की जानिब से थ्रेट अलर्ट की उनको बताया गया तो ये कहा गया था आप लोगों ने इकट्ठे सफ़र नहीं करना, तो हमने उसके तनाजुर में देखा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पहले अदालत में आए, उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे हैं। बिल्कुल, और इसलिए सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। जी आयशा कुछ कहने लगी। जी हाँ, और आपने अब से कुछ देर पहले के मनाजिर देखें, यहाँ पर नून लीगी कारकुनान भी पहुँच रही हैं और ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पहुँची है अपने कायद को सपोर्ट करने के लिए। पिछली पेशी में भी इसी तरह की सूरत हाल देखने आई थी। मीडिया तो वहाँ पर मौजूद है रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो नून लीग के कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो भी समहाउ ये देख सकते हैं मनाजिर। ये शहबाज शरीफ जब पहुँचे थे, ये उस वक्त के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज पेश हो रहे हैं। एक पेश हो चुके हैं, दूसरे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ की हम बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ की, और दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। और 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में उनके होने की वजह से सिक्योरिटी के कुछ गैर मामूली इंतजाम देखने में आ रहे हैं। सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कमरा अदालत के आप ये वो मनाज़िर देख रहे हैं जहाँ पर सिर्फ लिमिटेड लोगों को आज जाने की परमिशन दी गई है। पिछली समाअत जो कि 24 अक्टूबर को हुई थी, उस समाअत में बहुत से लोग बगैर पासेस के भी दाखिल हो गए थे कमरा अदालत के अंदर। तो आज थोड़ी सी चीज़ें अभी तक तो मैनेज नज़र आ रही हैं, और सिर्फ जिनके पास पासेस हैं सिर्फ उन्हें कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दी जाएगी। और अल अज़ीज़िया रेफरेंस है, इसके अलावा 2 रेफरेंसेस में आज वो पेश हो रहे हैं नवाज शरीफ। जी मारिया। जी हाँ, लजीज़ी और एवन फील्ड ये रेफरेंस, और हमने अभी देखा कि अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। ये शहबाज शरीफ के साथ पहले आए थे, और इस वक्त ये जो अपडेट है ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो अदालत पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेज है जिनमें सज़ा के खिलाफ ये अपीलें हैं, और नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत और अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर याद समाप्त। बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी खबर यह है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने नवाज शरीफ पर डील के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हुई, ना डील पर हम यकीन रखते हैं। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो बयानिया मफाहमत का ही होगा। ख्वाहिश है कि तमाम पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएं। कायद मुस्लिम लीग नून कैसे इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? खुर्शीद शाह और दीगर को जवाब नहीं दूंगा। तो डील के जो इल्जामात उनको तो मुस्तरद कर दिया है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए ही सारे रिलीफ हैं। 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? इंसाफ तो वो है जिसको आवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए।
बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। शरीफों ने हमेशा जजेस के ख़िलाफ़ सख्त बातें की हैं। क्या जजेस वो बातें भूल गए हैं? वो कमरा अदालत में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको उनकी गुफ्तगू दिखाते हैं। गुफ्तगू भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको एक ख़बर बता रहे हैं कि उनकी जानिब से यह बयान सामने आया। इंसाफ तो वो है जिसे अवाम तस्लीम करे और होता नज़र भी आए, ये उन्होंने कहा है। और अब ये खबर कि जजेस के खिलाफ शिकायत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये इजलास कल होगा। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। इजलास जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत पर गौर के लिए तलब किया गया है। आम खबर से आपको अपडेट करें कि जजेस के खिलाफ शिकायत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। अब एक और अहम खबर शामिल करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक क़यास रायों की तरदीद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से ये कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की हतमी इशात के फौरी बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से कहा, आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल है। हल्का बंदियों की हतमी इशात के फौरी बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इलेक्शन की डेट का तो अभी तक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इतना बता दिया गया है कि जो इलेक्शन है वो आखिरी हफ्ते में होंगे जनवरी के। और अब जो नया बयान आया है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद कर दी गई है उनकी जानिब से। और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से कहा कि आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने क्या कहा था अपने इंटरव्यू में, वो भी नाज़रीन को हम सुनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में सुनवाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रहे हैं। पुलिस का नाम आपने खास तौर पर लिखा हुआ है, कितने लोग ट्रांसफ़र हुए हैं, इससे तो ये भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को मान ही नहीं रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरान के ट्रांसफ़र केस में ये रिमार्क से अब तक कितने वफाकी सेक्रेटरी साहब का हुकूमत के लगाए काम कर रहे हैं। अदालत ने ये तफसील भी तलब कर ली है और अगली समात में ये तफसील जो है सामने पेश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़रा का आम इंतखाबात में असरअंदाज होने के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी है। जानिबदार अरकान को वफाकी काबीना से हटाने के केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि क्या आप आहद चीमा और तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस भिजवा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। एक और अहम खबर भी शामिल कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान को इंतखाबी निशान उकाब अलॉट करने का तहरीरी फैसला अब जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 3 इंतखाबी निशान बल्ला, चिड़िया और उकाब देने का मुतालबा किया था। बल्ले के निशान का मामला अदालत में है और चिड़िया का निशान एक और सियासी जमात के पास है, इसलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। यह अहम खबर है, आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि तहरीरी फैसला भी इस हवाले से अब जारी कर दिया गया है और उकाब का निशान अलॉट किया गया है। बल्ले के निशान का मामला अदालत में है। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला इस हवाले से अब सामने आ चुका है। चिड़िया का निशान एक और सियासी जमात के पास है, इसलिए ये चीज़ सामने आई है कि अब ये तहरीरी फैसला जो जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान को इंतखाबी निशान उकाब अलॉट करने का ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 3 इंतखाबी निशान बल्ला, चिड़िया और उकाब का मुतालबा किया था, तो उनको अब उकाब का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है अपने तहरीरी फैसले में कि बल्ले का निशान का मामला जो है वो अभी अदालत में है, बल्ला अदालत में है और चिड़िया का जो निशान है वो एक और सियासी जमात के पास है, आपको वो निशान नहीं मिल सकता और लिहाजा आपको उकाब का जो निशान है वो अलॉट
कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ये बताया गया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 3 निशान का मुतालबा किया था। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं? इस्तेहकाम पाकिस्तान को काब इंतखाबी निशान अलॉट करने का जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया। फैसले में ये कहा गया है कि इस्तेहकाम पार्टी जो है उन्होंने 3 इंतखाबी निशान बल्ला, चिड़िया और उकाब जो है लेने का मुतालबा किया था। बल्ले का निशान का मामला जो है अदालत में और चिड़िया का निशान एक और सियासी जमात के पास है, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को उकाब का जो है वो इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया। जी ठीक है शबिया नकवी, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर अपडेट करें कि अल अजीज़िया स्टील मिल्स एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त समाअतें शुरू हो चुकी हैं। नवाज शरीफ भी पहुंच चुके हैं अदालत में और आप देख सकते हैं इस वक्त मरियम औरंगजेब उनके साथ हैं, इसहाक डार भी उनके हमरा मौजूद हैं और उनसे कुछ देर कबल वहाँ पर नवाज शरीफ से पहले शहबाज शरीफ भी पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये कमरा अदालत में दाखिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ वहाँ पहुँच चुकी हैं और ये 2 अहम केसेस की समाअत शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है और सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दी गई है जिनके पास पासेस मौजूद थे। वकला की टीम को इजाज़त दी गई है और कुछ मखसूस रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के जिन्हें कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दी गई है। आप ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भी नवाज शरीफ कमरा अदालत पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत भी शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इन दरख्वास्तों पर समाअत करें जो नवाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समाअत अभी शुरू हो चुकी है। खुसूसी डिवीजन बेंच तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत कर रहा है। बिल्कुल, ये खसूसी मनाजिर हैं जो आप PNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नवाज शरीफ के कमरे अदालत में पहुँचने के मनाजिर हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट हम कर रहे हैं और कमरा अदालत में दाखिल होने के मनाजिर हैं। नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज़ एडवोकेट और आज़म नज़ीर तारड़ पेश हुए हैं और तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर अब समाअत शुरू हो चुकी है और सिक्योरिटी के इंतज़ामात कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जब वो पेश हुए तो हमने देखा कि बदनज़मी देखने में आई और लेकिन यहाँ पर इस बार जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो कड़े नज़र आ रहे हैं और खसूसी पास जारी किए गए हैं कि कौन कौन कमरे अदालत में दाखिल हो सकता है। अलर्ट भी जारी किया गया था। उसके पेश नज़र सिक्योरिटी को यहाँ पर यकीनी बनाया जा रहा है और अगर हम आज के केस के हवाले से बात करें तो अब समाअत का आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर यह समाअत हो रही है। एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये अहम समाअत कर रहे हैं। किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी किरण खान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एवनफील्ड और अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत जो है अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील और जो उनकी लीगल टीम है वो भी इस वक्त अदालत में पेश हो चुकी हुई है। अल अजीज़िया स्टील मिल्स जो इस्लामाबाद नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है। खुसूसी डिवीजन बेंच तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत कर रहा है और नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो पेश हुए हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा रोस्तम पर मौजूद हैं। ठीक है किरण खान, ये भी बताएं कि कमरा अदालत के बाहर के क्या मनाजिर हैं और ख़ास तौर पे अदालत के बाहर के क्या मनाजिर हैं, क्योंकि हमने कल देखा कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी जिन्होंने फूलों की बत्तियां भी निशावर की, पुरतफाक इस्तेमाल किया गया, अपने कायद का इज़हार यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया गया। तो क्या आज भी वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं? जी आज भी अगर मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र जब वो आए तो तब भी आज भी फूलों की पत्तियां निशावर की गई। जो कारकुनान थे उनके वो मौजूद थे और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रहे थे, जो कि सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और काफी ज्यादा हमें पुरजोर दिखाई दे रहे थे। आज भी इसी तरह से जब जैसे वो आए उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और फूलों की पत्तियां निशावर की गई और इसके बाद सख्त सिक्योरिटी के हिसार में नवाज शरीफ को अंदर लेके जाया गया। आज जो हमने भाई देखा नवाज शरीफ के हक में जो कारकुनान थे आए हुए वो उन्होंने बैजेस पट्टियां बांधी हुई थी, झंडे उठाए रखे हुए थे, मुस्लिम लीग नून के जो बैजेस हैं वो भी लगाए हुए सारे यकजहती भरपूर तरीके से अपने कायद के साथ कर रहे थे। अच्छा किरण, सिक्योरिटी की बात की जाए तो जिस तरह आपने भी बताया कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है, लेकिन जिस तरह थ्रेट अलर्ट भी है, तो क्या मियां नवाज शरीफ की कोई अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी उनके साथ है?
जी बिल्कुल, पर्सनल तो जो होती है वो होती है, लेकिन सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट की जानिब से जहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी, वो भी खासी बड़ी तादाद में हमने देखा। और आज जो है पहले वाले परसों के मुकाबले में आज हमें सिक्योरिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। इवन के जो मीडिया के लोग हैं उनको भी एक बार लगा के उसके अंदर बस बंद कर दिया गया है कि वो वहाँ से बाहर मूव नहीं हो सकते। इसके अलावा जो अंदर जा रहे हैं उनकी भी एक प्रॉपर लिस्ट है जो बाहर दी गई है, उनके नाम मेंशन थे, वो आईडी कार्ड दिखा के जिनको अपने एक तो दूसरों जो 20 रिपोर्टर्स हैं उनको पासेस भी शो हुए हैं, और जो बाकी लोग हैं जो लीगी कारकुनान जो आ रहे हैं उनको अंदर जाने के लिए वहाँ पर जो सिक्योरिटी लिस्ट में उनका नाम मौजूद होता है सिर्फ वही जा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी अंदर नहीं जा सकता। बाई हार्डर तारें लगाई हुई हैं और खासी बड़ी पुलिस की जो तादाद है वो इस वक्त भी बाहर मौजूद है, क्योंकि कारकुनान भी बाहर मौजूद हैं और किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। ठीक है किरण खान, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो समात जो है वो शुरू हो चुकी है। 2 रुकनी खुसूसी बेंच ये समात कर रहा है। अल अज़ीज़िया, स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस पर ये केसेस है। नाज़रीन, अभी वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी रह चुके हैं। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है। पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों की आज बरतानिया रवानगी है। अफगान पनाहगज़ीनों की बरतानिया रवानगी 12 खुसूसी परवाज़ों के जरिए होगी। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से ये कहा गया है। चार्टर्ड परवाज़ों का ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। अपडेट आपको करेंगे, चार्टर्ड परवाज़ों का ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा। हुकूमत का 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों के मामले पर कोई समझौता ना करने का ऐलान सामने आया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को जेलों की बजाय मराकज़ में रखा जाएगा। पहले मरहले में जिनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं होंगी उन्हें निकाला जाएगा और हर ख़ानदान को 50,000 अफगान करेंसी ले जाने की भी इजाज़त होगी। मज़ीद कहा कि कौन गैर मुल्की कहाँ है, जियो टैगिंग भी की जा चुकी है। बिल्कुल, पाकिस्तानी जो सहूलतकार होंगे उनको भी सज़ाएँ दी जाएंगी, तो ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। और अब 5 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया, क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। भाई हुकूमतें और इस्लामाबाद की जो हुकूमत है वो और जो हमारे स्पेशल एरियाज़ हैं जिसमें AJK और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर हमने सेंटर्स बना दिए हैं जिनको हमने होल्डिंग सेंटर्स का नाम दिया है कि वो लोग जो वहाँ पर जाएंगे उनको वहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, उनको खाना पीना प्रोवाइड किया जाएगा और पूरी एश्योरिटी के साथ बच्चों को और ख़वातीन को बिलखसूस और बुज़ुर्गों को इंतहाई एहतराम के साथ रखा जाएगा। अब कुछ बात कौमी एयरलाइन की कर लें तो जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। वाजिबात की अदायगी के बावजूद कौमी एयरलाइन की 49 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। ज़रा के मुताबिक अदायगी के बाद PIA के मखसूस तैयारियों को ईंधन फराहम किया जा रहा है। कराची इस्लामाबाद 5, कराची तुर्बत की 2 परवाज़ें मनसूख हैं, जबकि साथ ही साथ कराची लाहौर 4, कोयटा से 1, कराची से सक्खर जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख हैं। तो इस वक्त परवाज़ें जो हैं वो काफ़ी मुतासिर हो रही हैं। इंडोर हम लोग कहें परवाज़ें मनसूख हैं ही हैं, मुतासिर हो ही रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल परवाज़ों की बात की जाए तो वो भी काफ़ी मुतासिर हो रही हैं। बिल्कुल, अंदरूनी पाकिस्तान बैरूनी परवाज़ें काफ़ी मुतासिर हैं। ये वही PIA है जिसकी मिसालें हम कितनी दिया करते थे दुनिया भर में। कभी ये PIA बड़ा अच्छा समझा जाता था, लेकिन अब इसके हालात आपके सामने हैं। ईंधन नहीं है, तैयारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लोग टिकटें अपनी जो है वापस करवाना चाहते हैं, करोड़ों का नुकसान रोज़ की बुनियाद पे हो रहा है। तो बहुत सारी अफसोसनाक चीज़ें हैं जो इस एयरलाइन के हवाले से सामने आ रही हैं। PIA के माली बहरान का ये मामला है और इस हवाले से आपको अपडेट भी कर रहे हैं। वजारत ख़जाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA हुकाम में मुज़ाकरात में एक अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमती ज़मानत पर PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। बैंकों से हुकूमती कर्जे पर आइंदा 2 से 3 रोज़ में हतमी फैसला भी मुतवक्के है। कर्ज मिलने की सूरत में मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और ज़्यादा रेवेन्यू सेक्टर पर परवाज़ों की तादाद बढ़ाई जाएगी। ज़राए ऐसा बताते हैं कि कर्ज के हसूल से माली मुश्किलात दूर करने में भी मदद मिलेगी। PIA माली बहरान का शिकार है और मुल्की इदारे का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। PIA को बैंकों से 7
इजारिया 5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आलमी कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है। कौमी शाहीनों का चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस सेशन, तमाम खिलाड़ी शरीक हुए और खूब जमकर ट्रेनिंग की। फ़खर जमान भी फिट हो गए हैं, उन्होंने भी बैटिंग प्रैक्टिस की है। मजीद जानते हैं चौधरी अशरफ से। कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम अपना छठा मैच जुमा को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने जनूबी अफ्रीका का मुकाबला करने के लिए चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी किया। ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अब तक 82 एक रोजा इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से 51 मैचेस में जनूबी अफ्रीका और 30 मैचेस में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल कर रखी है। दोनों टीमों के दरमियान एक मैच बेनतीजा रहा। वर्ल्ड कप मुकाबलों में दोनों टीमें 5 मरतबा आमने सामने आईं। 3 मैच जनूबी अफ्रीका जबकि 2 मैच पाकिस्तान टीम ने जीत रखे हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे, जबकि पाकिस्तान टीम 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। सेमीफाइनल मरहले तक रसाई के लिए पाकिस्तान टीम को अपने चारों मैचों में बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करना जरूरी हो गया है। चौधरी अशरफ, PNN। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। पाकिस्तान लाइव के थर्ड आवर में खुशामदीद। तो अपडेट ये है कि अहम समात जारी है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने दलाइल दिए कि नैब को नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी हमारे सामने अपील नहीं, सिर्फ बहाली की दरख्वास्तें हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बोले कि अपीलें बहाल हो गई तो फिर शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के कड़े पहरे हैं। अदालत के बाहर पुलिस और FC की भारी नफरी भी तैनात की गई है। आज की अहम समात है अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस, सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं किरण खान। किरण खान, अपडेट करें ताज़ा तरीन सूरत हाल से। एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों बहाल करने की दरख्वास्तें इस वक्त समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है, जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रोस्तम पर मौजूद हैं और रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये कहा, हमने दोनों अपीलों के हक़ाइक़ और कानून के मुतालिया किया है और पहले एवन फील्ड केस से मुतल्लिक बताना चाहता हूँ और रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ इस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। एहतसाब अदालत ने केसेस पर फैसला सुनाया तो इसके खिलाफ अपीलें दायर की गई। प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह भी कहा कि रेफरेंस वापस लेने की जो गुंजाइश है वो ट्रायल के दौरान मौजूद थी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर फैसले के खिलाफ अपील एडमिट हो जाए तो केस वापस नहीं हो सकता। अगर अपील दायर हो जाए तो इसका फैसला करना होता है, अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर इन्हें मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वो आला म्यार की प्रोसिक्यूशन करे और प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह भी कहा है कि हमारी जिम्मेदारी कि अगर कोई शहादत मुलजिम के हक में जाए तो इसे भी ना छुपाए। हमने अदालत के सामने बयान दिया है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर समाअत थी अदम पैरवी पर अब खारिज कर दी गई हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इस अदालत ने कहा था कि जब एहतसारी सरेंडर करे तो इसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अगर इश्तहारी मुल्ज़िम सरेंडर करता है तो इसको कानून के मुताबिक तमाम रिलीफ मिलना चाहिए। नैब का जो मौक़िफ़ है वो ये भी है कि नवाज शरीफ की जो अपील है वो बहाल की जाए। नवाज शरीफ अपनी अथॉरिटी अदालत में सरेंडर कर चुके हैं। इसके साथ नैब को नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल, हमने आपको कहा था कि इससे मुतल्लिक मज़ीद गौर भी करें। अगर अपील बहाल हो गई तो हम इस पर भी दलाइल देंगे और इस पर जजमेंट के हक में दलाइल देंगे। अभी हमारे सामने अपील नहीं है, सिर्फ बहाली की दरख्वास्तें आई हैं। पहले मरहले में हम अपीलें बहाल करने की कोई एतराज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अपीलें बहाल होंगी तो फिर शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। इस वक्त अदालती कार्रवाई जो है वो जारी है और इस वक्त जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल जो है वो भी शुरू हो गए हैं और मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस से बरियत के फैसले में
अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अदालत ने कहा है कि नैब को बार बार मौका दिया गया मगर 3 मरतबा वकला को तब्दील किया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि नैब नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा। ठीक है, अच्छा किरण ये बताएं कि आज यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं, वो आई हैं आज? जी, मरियम नवाज जो है आज वो उनके साथ मौजूद नहीं है, अलबत्ता उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर जो लीगी जो रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ हो गए, इसके साथ बाकी जो दीगर लोग हैं वो यहाँ पर खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मरियम नवाज आज इस पेशी पर उनके साथ मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अच्छा किरण खान ये भी अपडेट कर दें कि समाअत को अब शुरू हुए कितनी देर हो चुकी है और क्या ये अब भी समाअत चल रही है? ये समाअत जो है वो तकरीबन शुरू हो गई थी 3:25 के करीब और अब इसको समाअत को शुरू हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अभी भी दलाइल दोनों तरफ से जारी हैं, हुकूमती भी अदालती कार्रवाई की तरफ से दलाइल नैब के भी जारी हैं और नवाज शरीफ के जो वकील हैं वो भी अपने दलाइल उसके दे रहे हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा किरण खान, आप अदालत के बाहर भी मौजूद थी, आपने तमाम तर मनाजिर अपनी आंखों से देखे, आपने अंदर भी देखे क्या हालात थे। जो पहले ये समाअत हुई थी, गुज़िश्ता समाअत जो थी, उसमें हमने देखा बड़ी बदनज़मी देखने में आई, कारकुनान भी वहाँ पर घुस गए अंदर आगे अदालत के अंदर और बहुत वहाँ पर हंगामा हुआ, कोई पासेस वहाँ पर चेक नहीं किए गए, सिक्योरिटी लैब्स भी हमें नज़र आया। तो आज आपने इंतज़ामात कैसे देखे हैं? क्या आज के इंतज़ामात को आप तसल्ली बख्श समझती हैं? जी बिल्कुल, इंतजामात उस पेशी पर भी तसल्ली बख्श थे, लेकिन जब इस तरह की पेशी होती है, मूवमेंट होती है, तो उसमें जो आपके कारकुनान आए हुए होते हैं वो बड़े जज्बाती होते हैं अपने कायद को लेकर। सिक्योरिटी रिस्क भी है ना, सिक्योरिटी रिस्क भी है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी रीजन तो है ही है, लेकिन आज के समाअत में हम कह सकते हैं कि प्रीवियस जो समाअत थी उसके मुकाबले में ज्यादा सख्त इंतजाम किए गए थे और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एंट्री गेट है वहाँ पे 3 अलग अलग पोजीशंस बनाई गई थी, वहाँ पर हारदारें लगाई गई थी। जहाँ जिस गेट से नवाज शरीफ ने अंदर जाना था वहाँ पर किसी एक बंदे को भी एक्स्ट्रा जाने की इजाजत नहीं थी, उसके बाहर सिक्योरिटी कारकुनान को बहुत दूर रखा गया था। उस तरह की बदनज़मी हमें सामने दिखाई नहीं दी। पहले वाले में ये था कि कुछ कारकुनान ने बाहर भी बदनज़मी की थी, छोटे छोटे हमें लड़ाई झगड़े जो है वो भी ठीक है किरण, हमारे साथ ही मौजूद रहे। अभी कहाँ हम खबर आप तक पहुंचाएं कि फैसला महफूज कर लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस का जो फैसला सामने आना था उस फैसले को अब महफूज कर लिया गया है। आपको इस अहम खबर से अपडेट करें, अभी ये समाअत चल रही थी और अब ये फैसला है कि क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने ये सवाल पूछा और तफसीलात के मुताबिक इससे मुतालिक पहले ही बता चुका हूँ कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यह वाज़ेह किया है और मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की, अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज किया जा चुका है। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज हो चुका है। ये अपीलें नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई थीं और आज वो खुद अदालत में पेश हुए हैं। दूसरी पेशी के मौके पर ही सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज हो चुका है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आपको दरख्वास्त कुनिंदा की गिरफ्तारी चाहिए, जिस पर नैब ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हम पहले ही बता चुके हैं। और अब ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये आप देख सकते हैं नवाज शरीफ कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं और मरियम औरंगजेब उनके साथ मौजूद हैं, इसाक डार उनके हमरा मौजूद हैं। आज जिस वक्त वो अदालत पेश हुए तो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे और अब ये खबर सामने आ रही है कि फैसला महफूज हो चुका है। सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज हुआ है और कुछ ही देर में ये मालूम हो जाएगा कि फैसला कब सुनाया जाएगा। अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। खबर इस वक्त ये है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज हो चुका है। जी हाँ, अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज हो चुका है और अब ये देखना है ये फैसला कब सुनाया जाएगा, क्या यह फैसला आज सुनाया जाएगा या फिर किसी और दिन सुनाया जाएगा। इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक की लेटेस्ट अपडेट ये है कि अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज हो चुका है। आज नवाज शरीफ की ये दूसरी पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज दलाइल दिए गए नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से, फिर नवाज शरीफ के वकील की जानिब से भी दलाइल दिए गए और उसके बाद ये फैसला महफूज हो चुका है। किरण हमारे साथ मौजूद है। किरण बताइएगा कि फैसला महफूज हो चुका है, कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? महफूज हो चुका है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाए। अभी फिलहाल जजेस कमरा अदालत से उठकर चैम्बर में चले गए हैं। अपीलें बहाल हो जाएंगी तो हिफाजती इल्जाम दरख्वास्तें हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी। आजम नज़ीर तार ने कहा कि अभी हम देखते हैं करना है। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब के दरमियान जो भी मुकाबला हुआ, क्या
आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है। अदालत नैब से एक बार फिर सवाल, बिल्कुल भी नहीं, हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं है। और ये कहना था प्रोसिक्यूटर जनरल का। ज्यादा से ज्यादा इस वक्त दरख्वास्त गुजार जो है वो नए चल के जमा करवाए जा सकते हैं और नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। जी, तो कुछ देर में ये फैसला सुनाया जाएगा। किरण हमें अपडेट कर रही थी। एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर फैसला महफूज हो चुका है और अब तक की ये इन्फॉर्मेशन है कि फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। किरण, इस वक्त बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कमरा अदालत के अंदर मौजूद है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद है, उनके हमरा कौन कौन मौजूद है और कब तक वो यहाँ से रवाना होंगे? जी बिल्कुल, अब समाअत खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ जो है बाहर बस आने लगे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं एकदम से कारकुनान जो है वो दोबारा से गेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर नवाज शरीफ की, ताकि वो एक झलक देख सकें। नवाज शरीफ के साथ इस वक्त ख्वाजा आसिफ, आजम नज़ीर तारड़, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और दीगर जो लोग हैं वो उनके साथ शामिल हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ के जो मुकाबी कारकुनान थे वो भी यहाँ पर आए उनके साथ। और इस वक्त जो है वो कमरा अदालत में उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त नवाज शरीफ जो है कमरा अदालत से निकल के बाहर की जानिब आ रहे हैं, जहाँ से वो दोबारा से मिनिस्टर एन्क्लेव या फिर मरी की तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा किरण, हमें आज के समाअत का अहवाल भी बताइएगा कि क्या क्या दलाइल दिए गए, क्या क्या रिमार्क्स आए, उस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो आज के दलाइल थे उसमें नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी और जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से भी दलाइल की गए और कहा गया साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो वकील हैं कि मरियम नवाज के एवनफील्ड रेफरेंस से बरीत के फैसले में अदालत ने वो भी उस पर भी बात की गई और साथ ही साथ जो एवनफील्ड रेफरेंस और अजीजिया रेफरेंस केस मिल है उसमें कहा गया कि नवाज शरीफ का उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था। मोहम्मद आदिल डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। किरण, आप साथ ही मौजूद रहिए, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त क्या सूरत हाल है? मोहम्मद आदिल, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस वक्त फैसला महफूज हो चुका है, आपके ज़राए क्या बताते हैं, कब तक की फैसला सुना दिया जाएगा? देखिए, अभी नैब ने तो सरेंडर कर ही दिया है एक किस्म का जो नवाज शरीफ की प्ली थी अपीलों की बहाली के हवाले से, उसमें नैब ने तो कह दिया कि उनको कोई इतराज नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, नैब ने अपना सारा मलबा जो है इन केसेस का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 5 जजेस पर डाल दिया है जिन्होंने पनामा का केस का फैसला सुनाया था कि ये सारे रेफरेंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए थे। तो अब मेरा तो यही ख्याल है कि ये जो अपीलें जो है वो बहाल हो जाएंगी। अल-अजीज़िया में ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जो सेक्शन 401 है उसके तहत उनकी सजा जो है वो कर चुकी है, मुअत्तल कर चुकी है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो एवनफील्ड का मामला है जिसमें मरियम नवाज जो है वो बरी हो चुकी हैं और उनके जो उनके शोहर है वो भी बरी हो चुके हैं। तो इसी में ज़्यादातर जो मेरा ख्याल यही किया जा रहा है कि ये जब अपीलें बहाल हो जाएंगी और मेरिट पे जब उसके दलाइल होंगे तो इसमें नवाज शरीफ को जो है वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि नैब इससे पहले एक्सेप्ट कर चुका है कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ इसमें कोई ऐसा एविडेंस साबित करने में नाकाम रहा है। एवनफील्ड के साथ जो ताल्लुक था, जो 2 ऑफशोर कंपनियां थी, नैब जो है वो मरीम नवाज की जब दलाइल हुए थे उसमें वो कह चुका है कि जो नवाज शरीफ के साथ भी इन 2 ऑफशोर कंपनियों का कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। दूसरी चीज जो थी, नैब जो है वो एवनफील्ड की जो मालियत है उसको भी अंदाजा लगाने में नाकाम रहा, उसकी भी कीमत का हवाले से उसने अदालत में कोई दलाइल नहीं देखेगा, कोई सबूत नहीं देखेगा। तीसरी चीज ये है कि जो असासों से जायद का मामला था उसमें भी कोई एविडेंस जो है वो नैब नहीं दे सका। तो ये वक्त के साथ हवाओं का रुख चूंकि बदल गया था, तो वो जो नैब का मूड आज से 5 साल पहले था 2018 में और अब की नैब में जो है वो काफी फर्क आ चुका है। तो वो जो नैब का पुराना मौक़िफ़ था और जो अब मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल जो है वो बदल चुकी हैं चीजें। तो उम्मीद है कि इसका फायदा जो है वो नवाज शरीफ साहब को होगा और वो इन दोनों केसेस में जब भी ट्रायल इसका शुरू होगा भी तो पहला तो ये है कि ये अपीलें जो है वो बहाल हों और उसके बाद इसकी जो हियरिंग है मेरिट बेस का जो भी फैसला हो उसमें यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब को फायदा ही पहुंचेगा। चूँकि नैब जिसने सारे मामलात नवाज शरीफ साहब के खिलाफ शुरू किए थे और वो सरतपा जो चेयरमैन नैब थे जैसे जावेद इकबाल, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो शिकायत थी वो भी ओपन हो चुकी है।
जस्टिस काजी फाइजल साहब ने जो है वो कल इजलास बुलाया है। तो अभी देखते हैं, वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। पाकिस्तान का तर्ज सियासत भी यही है, तर्ज इंसाफ भी यही है। तो अभी तो हालात इसी तरह जो है कि हवाओं का रुख जो है वो नवाज शरीफ की तरफ है, और यकीनी तौर पर अदालत का जो भी फैसला है वो यकीन उनके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो अदालत ने खुद से तो कोई फैसला नहीं करना, जो नैब ने जिसने अपील की थी इन सजाओं के बहाली के हवाले से या सजाओं के इजाफे के हवाले से, वो ही नैब जो है वो अब कह रहा है कि वो उनको नवाज शरीफ की जो अपील है उस पर कोई एतराज नहीं है। तो जब जो प्रोसिक्यूटर है वो ही पीछे हट जाए तो फिर उसके बाद तो मामला मोहम्मद आदिल, इससे ये चीज़ फिर क्लियर होती है कि ऑब्वियस होती है कि फिर अपीलें जो हैं वो बहाल कर दी जाएंगी। जी वो अभी तक की जो सूरत हाल है, जब नैब को इतराज नहीं है इसके ऊपर तो उसके बाद अब अदालत उससे क्या एतराज लगा सकती है। और मुमकिन तौर पर अगर ये नैब अपीलें हो, जैसे कि आजम नज़ीर तारड़ ने अपनी अदालती तारीख का हवाला दिया कि वो 30 साल से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई मुलजिम या मुजरिम अगर अदालत के सामने सरेंडर कर दे तो उसकी अगर जो केसेज हैं वो बहाल ना हो। तो ऑब्वियस कानून तो यही कहता है कि अगर किसी ने सरेंडर कर दिया तो उसकी अपीलें जो है वो बहाल कर दी जाए। तो मुमकिन तौर पर ये अपीलें बहाल हो जाएंगी। उसके बाद इसके ऊपर मेरिट पे जो भी इसके दलाइल होंगे या जिस तरह से भी। अच्छा आदिल साहब, आपने सरेंडर करने की बात की, जहाँ तक नैब का सरेंडर करने का ताल्लुक है, आप समझते हैं कि आप इसमें जो नैब तरमीम हुई थी, जो यही 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट ने की थी, उसका बड़ा रोल हो सकता है? देखिए वो नैब की जो तरमीम थी वो तो अब वापस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कालादम करार दे दिया। उसका तो अब फौरी तौर पर इन मामला में कोई असरअंदाज नहीं होगा। उसका फायदा जो नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा जो पहुंच सकता था वो एक तो केसेस की जो लिमिट मुकर्रर की गई थी उसमें अगर कोई पहुंच सकता था। तो क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ नैब में इसके अलावा भी कुछ मामला ज़ेर इल्तवा हैं, कुछ तफ्तीश की हद तक हैं, कुछ जो है इंक्वायरी में मामला चले गए हैं। तो ये सिर्फ यही मामला नहीं है, इसके अलावा नैब के पास और बहुत कुछ कई सियासतदानों के खिलाफ है जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ भी हैं। तो वो बेसिकली तो फायदा तमाम सियासी जमातों के जो सियासतदान है उनको होना था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो अगर उनके खिलाफ नैब अल कादिर ट्रस्ट का मामला लेके आती है तो उसमें तो उनकी 90 दिन की गिरफ्तारी कंफर्म है। चूंकि पहले इसकी जो अपील जो नैब तरमीम थी उसमें आपको ज्यादा। अच्छा आदिल साहब, एक आप कह रहे हैं कि अल कादिर ट्रस्ट वाला जो मामला है उसमें 90 दिन की गिरफ्तारी मांगी जाती है नैब की जानिब से। एक जानिब ये केसेस हैं जिसमें नैब खुद कहती है पेश होकर कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, जो नैब की जानिब से जो उनका नुमाइंदा होता है वो अदालत में पहले से मौजूद होता है। तो आप यहाँ पर नैब का रोल कैसा देख रहे हैं? देखिए नैब का तो जिसे कहते हैं ना कि नैब तो हवाओं के रुख के मुताबिक चल रही है। नैब का रुख जो है वो आज से 2018 में नैब जब जावेद इकबाल की सरबराही में थी उस टाइम नैब का रुख कुछ और था। अब जो है वो नैब जो है वो कतन मुख्तलिफ जो है 190 की जो है वो उससे बिल्कुल उसका रवैया भी बदल गया है और उसका मौक़िफ़ भी बदल गया है। तो अब जो सूरत हाल से तो यही अंदाजा लगता है कि वो फैसिलिटेट कर रही है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जिस किस्म के भी केसेस बनाए गए थे उसमें को के इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश तो नहीं है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस थे वो ज्यादातर पॉलिटिकल सूरत हाल में बनाए गए थे, पॉलिटिकल केस थे। अब उनको जिस तरह से, और नवाज शरीफ का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि जिस तरह से उनके खिलाफ 2018 में कार्रवाई हुई और उनको सियासत से आउट किया गया उसी तरह दोबारा इन किया गया। वो दोबारा इन करने का तरीका यही है कि ठीक है आदिल साहब अभी जब पिछली समाअत हुई तब हम बात कर रहे थे, आपने तब भी ये मौक़िफ़ अपनाया था कि शायद ये जो हवाएं हैं ना उनका रुख बदल रहा है, रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। और आज हमने देखा कि आप फिर वही बात कर रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है और हक़ में फ़ैसला आएगा। तो हम ये कह सकते हैं आदिल साहब कि जो पीपल्स पार्टी जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, जो वो गुस्सा कर रही है, वो फिर कहीं ना कहीं जायज़ नज़र आता है। देखिए वो पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा डबल गेम की है। वो अब नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी 2018 की हुकूमत देखें तो बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर ख़त्म करवाई थी नून लीग की। उसमें पीपल्स पार्टी ने एक रोल प्ले किया था। चेयरमैन नैब की तकर्री का जब मामला था तो पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जो है वो
चेयरमैन नैब का इंतखाब करवाया था। बाद में इनके खिलाफ जब तहरीक इज्जत आई थी उसमें भी पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे रोल प्ले किया था। पीपल्स पार्टी की पिछली 15 साल से ये कोशिश रही है कि वो अपनी सिंध गवर्नमेंट जो है वो बचा सके और उसके लिए उसने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर किरदार अदा करने की कोशिश की है। तो ये जो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है कि वो उनको जब भी मौका मिलता है एस्टैब्लिशमेंट से डील करने का तो वो अपने अपने हिस्सा मुताबिक जिस्सा वाला जो मिसाल है उसके मुताबिक जिसका जितनी हैसियत है उसको उतना हिस्सा दे दिया जाता है। अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मामला है वो पाकिस्तान की वजारत का उस्मा का जो हुम्मा है वो हमेशा उस शख्स पे बैठता है जिसको पंजाब कबूल कर ले। तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो मामला कभी भी साजगार नहीं रहे। वो उनकी सियासत जो है। तो आदिल साहब क्या यही वजह है कि पंजाब ने कबूल कर लिए नवाज शरीफ साहब को? जी यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब को पंजाब ने भी कबूल कर लिया। पंजाब में सिर्फ 2 वोट बैंक के हैं, एक मुस्लिम लीग नून का और एक तहरीक इंसाफ का है। तो नवाज शरीफ वो आप देखते हैं कि वो जब इलेक्शन होंगे उसमें किसका वोट बैंक जो है उसका पल्ला भारी होगा, कौन अपना वोटर ज्यादा बाहर निकालने में कामयाब होगा। जो यकीनी तौर पे हालात और वाक़यात से जो नजर आ रहा है, जो ग्राउंड रियलिटीज इस टाइम नजर आ रही है कि इस टाइम मुस्लिम लीग नून का जो है वो पल्ला भारी है और उनको हर तरह से फैसिलिटेशन दी जा रही है। और पाकिस्तान में जो पावर पॉलिटिक्स है वो इसी का नाम है कि आप इलेक्शन से पहले क्या जेस्चर देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो जेस्चर देने में कामयाब हो चुके हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो आज जो करता धरता है जिनकी कहने पर मुल्क की किस्मत के फैसले होते हैं उनकी मोहब्बत जो है आजकल नवाज शरीफ साहब के साथ है और इसीलिए पीपल्स पार्टी उनको लाडला प्लस जो है वो कह रही है। तो ये इसी तरह होता है। 2018 के इलेक्शन में हमने इमरान खान के लिए मोहब्बत देखी, 2013 के इलेक्शन में हमने नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत देखी, 2008 में जो है वो चूंकि बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई थी उसी वजह से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिल गया था। तो ये पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि इलेक्शन से पहले ही बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आना शुरू। अच्छा मोहम्मद आदिल, अगर आज अपीलें बहाल हो जाती हैं तो एक्सपेक्टेड बात की जाए तो सियासी माहौल में क्या तब्दीलियाँ आएंगी? देखिए सियासी माहौल में तो ये है कि एक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख का अनाउंस करने जा रही है। उसने वैसे तो ये कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे और वो जो अगर जनवरी का आखिरी हफ्ता होगा तो यकीनी तौर पर 28 जनवरी एक सूटेबल डेट होगी क्योंकि उस दिन इतवार है और पाकिस्तान में इलेक्शन अमूमन इतवार को कराए जाते हैं क्योंकि उस दिन मुल्क में छुट्टी होती है। तो जो अब तक के मुमकिन इम्कानात हैं उसमें तो एक तो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अगर इन कोर्ट केसेस से बाहर हो जाते हैं, इनके खिलाफ इनको रिलीफ मिल जाता है तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करेगी। मुस्लिम लीग नून अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगी तो बाकी पॉलिटिकल जमातें हैं वो भी अपनी जो है एक्टिविटीज बढ़ाएंगी जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर आपको एक सियासी गहमा गहमी जो है वो होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी तक तो तमाम बहुत सारी पॉलिटिकल जमातों का ख्याल है कि इलेक्शन शायद जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते ना हो। उसकी रीजन ये है कि उस वक्त वेदर कंडीशन बहुत सारे इलाकों में ऐसी होंगी जिसकी वजह से वोटिंग जो है वो नामुमकिन होगी। लेकिन अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह की क्या डेट देता है। वैसे तो उसने जनवरी का आखिरी हफ्ते दिया तो वो ये नवाज शरीफ की इन कानूनी मामला से जान छूट जाएगी और मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर ऐसी सरगर्मियाँ शुरू कर देंगी। ठीक है आदिल साहब अगर हम थोड़ा सा नून लीग की सियासत की बात करें तो ज़ाहिर बात है सियासत नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद बहुत बदल रही है, बदल जाएगी। नून लीग अक्सर ये बात करती थी हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें नाहलियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, हमें जिला वतन किया जा रहा है। तो अब जो ताना दिया जाता था नून लीग को कि आएँ और मुकदमात का सामना करें, आपके कायद आएँ, वो क्यों नहीं आते, वो मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं, अदालतों में पेश भी हो रहे हैं और उनको अगर रिलीफ मिल रहा है तो उनका बयान ये तो सच्चा साबित हो गया कि वो अदालतों में आकर जो है वो अदालतें फेस कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की सियासत में हमेशा इसी तरह होता है। नवाज शरीफ ने तो पहली दफा तो मुकदमात का सामना नहीं किया। 2002 में जो इलेक्शन थे उससे पहले जब 99 में
नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी और परवेज मुशर्रफ ने कू किया था, तो उस वक्त भी इनके ऊपर त्यारा साजिश का केस बना और बहुत सारे हाई नेकिंग का केस बना। तो उस वक्त भी इनके ऊपर काफी सारे केसेस बने थे। इन्होंने अटक जेल काटी, एक गाला जेल काटी, उसमें भी जो उनकी सजाएं थी वो सजाएं मौत हो सकती थी हाई जैकिंग के मौके पे। तो नवाज शरीफ के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी मौके पर या किसी न किसी जगह पर जाकर उनका इख्तलाफ हुआ और उसका नुकसान उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली उठाया। तो वो चाहे 2/2 तक अक्सरियत से इक़्तिदार में हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं तो उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई होती है। तो अब भी वो जो एक बयानिया उन्होंने बनाने की जो कोशिश की थी, आदिल, इससे दीगर जमातों में क्या कोई इनसिक्योरिटीज पैदा होंगी आगे चल के? देखिए, ये तो सबको पता है जी, ये कोई नई चीज तो है नहीं। हर इलेक्शन से पहले जो जोड़ तोड़ होता है, अब जैसे आसिफ जरदारी साहब की पूरी कोशिश थी कि वो जनूबी पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको अपने साथ मिला लें, और उन्होंने जब ये सारा हुकूमत खत्म हुई, जो PDM की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों से मुलाकातें रखी, लेकिन एंड टाइम पे जब मुलाकातों का टाइम आया तो वो इलेक्टेबल्स से जो आसिफ जरदारी से मिलने के लिए जा रहे थे, उन्होंने मदद कर ली उनसे मिलने के लिए। ये जो बाप, जिनके निगरान वजीर आजम जो है वो बाप पार्टी से ताल्लुक करते हैं, तो बाप एक मौके पर पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होने जा रही थी, लेकिन फिर हालात तब्दील हुए और बाप ने जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मामला को आगे ले जाने से मदद कर ली और उन्होंने अपना रुख जो है वो नून लीग की तरफ कर लिया। तो अब ये जो इलेक्शन से पहले मूवमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, उससे अंदाजा होता है कि आगे इलेक्शन के रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो मुमकिन तौर पर अभी तक की जो फेवरेट पॉलिटिकल जमात है वो सिर्फ नून लीग है, और अभी हम देखेंगे जैसे जब ये इलेक्शन की कैंपेन शुरू होंगी, जो पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल जो मामला है कि जो इलेक्टेबल्स है उनका रुख किस तरफ हमें नजर आएगा। वो यकीनी तौर पर नून लीग की तरफ, नून लीग में शामिल होने की कोशिश करेंगे और जिसकी बुनियाद पर नून लीग के लिए हुकूमत बनाना ठीक है जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा आदिल साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि पीपल्स पार्टी तो तनकीद कर रही है, नवाज शरीफ को लाडला प्लस भी कह रही है, और उनको शायद लगता है ऐसा कि नून लीग सोलो फ्लाइट पे है इस बार और बड़ा उनको रिलीफ दिया जा रहा है हर महाज पे। आज हम एक ख़बर भी शेयर कर रहे थे, आपने भी खबर देखी होगी कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात बहुत जल्द होने जा रही है। कैसा देखते हैं आप इस मुलाकात को? क्योंकि इसहाक डार साहब ये बात कर रहे हैं कि ज़ाती ख्वाहिश है कि तमाम जो अहम सियासी जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत बनाएं। समझते हैं मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी या फिर कोई सोलो फ्लाइट वाला मामला ही है? देखिए, नवाज शरीफ ने जो मीनार पाकिस्तान में तकरीर की थी उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि माजी को नजरअंदाज करें और आगे मिलकर चलें। जब तक आप तमाम पॉलिटिकल जमातें, चाहे वो PDM जमातें हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ हों, ये खुद से टेबल पर बैठकर अपने गिले शिकवे दूर नहीं करेंगी, मसाइल जो हैं वो हल मुमकिन नहीं होगा। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम आता है, जो भी जमात आती है, वो इक़्तिदार में जाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ रुख करती है और उसकी कोशिश होती है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने दरमियान मामलात को हल करे, वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती है कि उनकी आशीर्वाद जिसको मिल जाएगी वो इक़्तिदार में आ जाएगा। अब आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो है उनकी मुलाकात, चूँकि जब बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी और नवाज शरीफ जलावतनी में थे, उस वक्त उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था। तो अभी जो है वो मुमकिन तौर पर, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे मौक़ों पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने जो मिल के जो है वो सियासत की है, तो आगे जो पॉलिटिकल सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें पीपल्स पार्टी को जो इस वक्त सबसे बड़ा खदशा है कि क्या सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी को चौथी दफा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये एक जो पीपल्स पार्टी के खदशात हैं, उसकी वजह से उसकी कोशिश है कि जो नया सियासी मंजरनामा है उसमें मुमकिन है जितना भी उनको शेयर मिल सके वो। आदिल साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, आपने जो ये सिंध के हवाले से बात की है, पीपल्स पार्टी की सियासत की बात की है, वहीं पर आप एक और आपसे सवाल करना चाहेंगे, वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड का पीपल्स पार्टी बहुत जिक्र कर रही है और मियाँ साहब को भी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करें। वो बिलावल साहब ने भी खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि नई किस्म की एक आमरीत है ये। आपको लगता है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती तो शायद सिंध भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल सकता है? देखिए, वो अब नवाज शरीफ की मूवमेंट्स के ऊपर है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं,
एस्टैब्लिशमेंट की ताकत तो उनके साथ है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके इत्तेहादी थे, ये 16 महीने की हुकूमत जो शहबाज शरीफ की थी, जिसमें पीपल्स पार्टी ने एक तरह से डबल गेम करने की कोशिश की थी। एक तो उन्होंने इमरान खान को जेर कर लिया और दूसरी तरफ उन्होंने नून लीग को ठीक है मोहम्मद आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।